नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मिशन लाइफ की शुरुआत की है। पर्यावरण सुरक्षा और बचाव के लिए मिशन लाइफ एक अनोखी पहल है। मिशन लाइफ जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव की बात करता है। वैसे जीवन शैली जो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर चलती है, पीएम मोदी के इस अनोखे कॉन्सेप्ट की सराहना, तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। पर्यावरण के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वैश्विक लेवल पर बड़े बड़े बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। पर्यावरण बचाने की मुहिम में आम आदमी की भागीदारी की बात कोई नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मिशन में आम आदमी को जोड़ा है। क्या है मिशन लाइफ? प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 800 करोड़ लोगों को क्या मंत्र दिया, मैं आपको बताऊंगा। पूरी खबर राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। त्योहारों के सीजन में कोरोना सावधान कर रहा है। कोरोना के रिटर्न्स की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा जोर पकड़ रही है। ओमिक्रॉन के ही 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं जो तेजी से फैलते नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक ये वायरस बताया जा रहा है। त्योहारों के सीजन में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट कहां से आए, कैसे पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सावधान रहिए, अपने परिवार वालों का भी सावधान रखिए, क्योंकि कोरोना फिर से वापस लौट रहा है। ब्रिटेन में सियासी संकट एक बार फिर से गहरा गया है। 45 दिनों के अंदर ही लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लिज ने 6 सितंबर को पीएम पद संभाला था। ऋषि सुनक को हराकर लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी। ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लिज की तमाम कोशिशें कारगर नहीं हो रही है। उन्हें काफी फजीयत झेलनी पड़ रही है। एक बार फिर ऋषि सुनक की चर्चा तेज हो गई है। ऋषि सुनक के आर्थिक सुझावों को याद किया जा रहा है। ब्रिटेन की राजनीति की पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के 800 करोड़ लोगों की फिक्र करते नजर आए। 800 करोड़ लोगों के जीवन, उनके स्वास्थ्य की फिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। पर्यावरण की सुरक्षा दुनिया के हर इंसान से जुड़ा मसला है। पर्यावरण की सुरक्षा को आज एक वैश्विक जन आंदोलन बनते नजर आए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के लोगों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बेहतर कोशिश कर रहे हैं। अपने इस मिशन को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ का नाम दिया है। इसकी टैगलाइन है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। मिशन लाइफ को पीएम मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिलकर गुजरात के केवड़िया में लॉन्च किया। गुजरात के कई देशों के प्रतिनिधि इस खास मौके पर मौजूद रहे। कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पीएम मोदी के इस मिशन के समर्थन में आए। अपना पीएम मोदी इस पहल की सराहना की, बाकायदा अपना वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। Dear friends, Namaste.
The need for collective response to address climate change and biodiversity loss is stronger than ever. We are grateful to Prime Minister Modi for his leadership, together with the UN Secretary General, in launching Mission Life. The power of change lies in working together towards a common goal and engaging all the people and communities on the planet. An excellent example of this is World Cleanup Day. It is an extensive one-day action that started in Estonia and has spread to 191 countries. At COP27, we will call for even more countries to join us. By the way, India has been very active in World Cleanup Day. Last year, an amazing 1.2 million people took part in this initiative in India. That is impressive. Thank you. Dear Prime Minister, dear Narendra, dear colleagues, dear friends, Namaste. I wish I could be with you in Kevadia for this very special moment. And at a time when our world is subject to increasing geopolitical tensions, we have no choice but to choose cooperation over division for one single reason. No one can address global challenges, and especially climate change, on its own. The LIFE initiative is part of this agenda for stronger cooperation. I wanted to say a few words to wish you a great success in its implementation. At the current pace, if the global population reaches 9.6 billion by 2050, the equivalent of almost 3 planets could be required to provide the natural resources needed to sustain current lifestyles. Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about doing more and better with less. We are already on that track. The current surge in energy prices is leading many countries in Europe to take the path of sobriety. In France, we will reduce our energy consumption by 10%, acting all over the board in transportation, housing, industries, and other sectors. But this will not be a temporary response before going back to our old ways. What we are talking about is a paradigm shift, because we will not reach net zero by 2050 if we don't act on the demand side and substantially reduce our energy consumption. Beyond the current crisis, as the effects of climate change are already unfolding, every citizen should now be aware that it is no longer possible to use natural resources such as water as if they were inexhaustible. We need to meet this challenge together. By promoting ambitious public policies in all sectors, by launching coalitions of the willing, I am pleased in that regard that France and India agreed on leading a global initiative on the end of single-use plastics, and by fostering a common partnership between citizens committed to change their lifestyles and therefore the world. The LIFE initiative, Prime Minister Modi, will give us this opportunity. France looks forward to working with India to make this initiative a success, including in the perspective of the Indian presidency of the G20 next year. Thank you for this initiative, and thank you for your attention and your commitment. आपने सुना अलग अलग लोगों ने किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इकराली गरीबाशविली ने भी मिशन लाइफ की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ खड़े होने की इन सब ने बात भी कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन लाइफ हर किसी को पसंद आ रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े कोशिश किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बड़े और छोटे देशों के बीच खींचतान के हालात भी खूब देखने को मिल रहे हैं। दुनिया का आम नागरिक इसमें अपनी भूमिका नहीं तलाश पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े और गंभीर मसले पर दुनिया के हर एक आम आदमी की भूमिका तय करते नजर आते हैं। मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आम आदमी के लिए
एक गाइडलाइंस की बात करते हैं। पर्यावरण हर देश के नागरिक से जुड़ा मसला है। पर्यावरण बदलाव दुनिया के 800 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए 800 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबको अपने अपने लेवल पर कोशिश करनी होगी। इसका तरीका क्या होगा, कैसे व्यवहारिक तौर पर इसको किया जा सकता है, यही मंत्र आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दुनिया के 800 करोड़ लोगों को दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मिशन लाइफ का कॉन्सेप्ट पिछले साल नवंबर में दुनिया के सामने रखा। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। इसमें लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब यानी पर्यावरण के लिए अपनाई जाने वाली जीवन शैली से है। पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को दुनिया भर के आम लोगों से अनुकूल जीवन शैली अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि मिशन का उद्देश्य और निजी सामुदायिक स्तर पर अलग अलग तरीके से उपाय कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मुकाबला करना है। सभी लोग एक लाइफ स्टाइल अपनाएं जो हमारी धरती के अनुकूल हो, जो धरती को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसी लाइफ स्टाइल जीने वाले लोग प्रो प्लांटेड पीपल कहे जाते हैं। मिशन लाइफ अतीत से सिखाता है कि वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मिशन लाइफ का मंत्र हर शख्स अपने निजी जीवन पर पर्यावरण की चिंता करे। धरती पर रहने वाले हर शख्स खुद अपनी भागीदारी तय करे। व्यक्तिगत कोशिशों के जरिए एक निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़े। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन की जानकारी हर किसी के पास है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, मौसम में अचानक से बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव पर दुनिया का हर शख्स विचार करे। सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित दुनिया की इच्छा के साथ मिशन से जुड़े रहे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मिशन लाइफ में दुनिया भर से एक नई शुरुआत की अपील की जाएगी। इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ लेने और सेनानी बनने के लिए कहा जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। मिशन लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर जागरूकता पैदा की जाएगी। कैसे प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े में थैले का इस्तेमाल करना है, सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करना है, लीक हो रहे नल को ठीक करें, अन्न का आदर करें, सम्मान करें। मिशन लाइफ धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ेगा। इस सोच पर फोकस भी रहेगा। छोटी छोटी कोशिशों पर इसका बड़ा असर साबित होगा, यह इसका मकसद है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा भी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती। साथियों, लाइफस्टाइल से व्यक्तिगत और समाज के छोटे छोटे प्रयासों से कैसे बड़े नतीजे आ सकते हैं, मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में हमने कुछ साल पहले देशवासियों से ज्यादा एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया था। मकसद ये था कि लोग को बिजली का बिल कम हो, बिजली का कम खर्च हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। सरकार ने एलईडी बल्ब की एक योजना शुरू की और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदार हो गया। यहां आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स
ये जानकर के उनको हैरानी होगी कि कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब अपने यहां में लगा दिए, परिवर्तन कर दिया। और इसका प्रभाव यह है कि 100 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हम कम कर पा गए, उसका उत्सर्जन कम कर पाए। और मैं ये आपको नोट करने के लिए जरूर कहूंगा कि ये प्रतिवर्ष हो रहा है, ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं, हर वर्ष ये बेनिफिट होने वाला है और उसका लाभ होने वाला है। एलईडी की वजह से अब हर साल इतना क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं। और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। और इस खास मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि व्यक्ति और समुदाय हमारे प्लैनेट और हम सभी के भविष्य की रक्षा की कोशिश और समाधान करने का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। आप भी सुनिए गुटेरेस ने क्या कुछ कहा है। The planet is able to support each and every one of us, but we must treat its resources with wisdom and respect. So today, let us pledge to alter our economies and our lifestyles so we are able to share Earth's resources fairly and take only what we need. And let us count on India, as it assumes the G20 presidency, to help usher in a new era of sustainability fully in line with its history, its culture and its tradition. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े मुद्दे को बहुत सरल तरीके से आम लोगों से जोड़ा है। दुनिया की एक बहुत बड़ी परेशानी का समाधान आम आदमी के छोटे कोशिशों से संभव है। आज ये बात हर किसी को प्रभावित कर रही है, आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। भारत की विश्व गुरु वाली छवि को बुलंद भी कर रही है। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। बहरहाल अब मैं बात करता हूं कोरोना की। अगर आपने भी मान लिया कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना को खत्म मानकर अपने एहतियात बरतना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो अब वक्त आपको सावधान रहने का है। एक बार फिर से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने का वक्त है और यह खबर आपको सावधान कर रही है, आपके परिवार वालों को सावधान कर रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, त्योहारों का सीजन है, हर कोई त्योहारों की तैयारी में लगा है। बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, लोगों का आपस में मिलना जुलना तेजी से बढ़ रहा है। त्योहारों के इस खास सीजन में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इसकी वजह है कोरोना के नए 2 वेरिएंट। ऐसा बताया जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, कोरोना के दोनों नए वेरिएंट तेजी से फैलते हैं। ऐसे में फेस्टिवल सीजन में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका ज्यादा जताई जा रही है और ये एक्सपर्ट डॉक्टर भी इस बात को कह रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ बना हुआ है। इस नए वेरिएंट्स का नाम है BA.5.1.7 और BF.7। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट्स हैं। इन्हें काफी संक्रामक खतरनाक माना जा रहा है। ये वायरस खतरनाक है, बाकी वेरिएंट्स से ज्यादा तेजी से फैलता है। नए वेरिएंट्स नए लोगों को ज्यादा फैलने में मदद करता है और आसानी से चकमा देकर लोगों पर ज्यादा फैल सकता है। पूरी तरीके से वैक्सीनेट लोगों को भी ये संक्रमण, ये वायरस हो सकता है, ये डॉक्टर कह रहे हैं।
इसीलिए अपना ख्याल कीजिए। कोरोना के नए नए वेरिएंट वक्त वक्त पर सिरदर्द बन रहे हैं। वैसे तो ओमिक्रॉन का ज्यादा असर देश में देखने को नहीं मिल रहा है। सर्दी, जुकाम, सिरदर्द तक ही ओमिक्रॉन का प्रभाव सीमित रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट अलग बताए जा रहे हैं। इसका ज्यादा गंभीर असर देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन के इस दोनों वेरिएंट का संक्रमण दर काफी ज्यादा है और दोनों काफी तेजी से फैल भी रहे हैं। मैं आपको ओमिक्रॉन BF.7 के बारे में बताना चाहता हूं। क्या है ओमिक्रॉन BF.7? ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है BF.7। सबसे पहले चीन में मिला। चीन के मंगोलिया ऑटोनोमन रीजन में पाया गया है। चीन में कोरोना के मामले जो अभी बढ़े हैं, इसमें पीछे ओमिक्रॉन का यही वेरिएंट जिम्मेदार रहा है। ओमिक्रॉन का नया ये वेरिएंट काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम में भी इसके नए मामले सामने आए हैं। इसका इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा हाई बताया जा रहा है। चीन से ही कोरोना का पहला मामला सामने आया था और देखते देखते कोरोना पूरी दुनिया में कहर बनकर टूटा। एक बार फिर चीन डरा रहा है। चीन से लगातार लोग कोरोना के बढ़ते मामलों की खबरें आ रही हैं। चीन में कोरोना को लेकर काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। कोरोना पर रोक के लिए एक बार फिर से चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का बढ़ता खौफ पूरी दुनिया को डरा रहा है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको और आपके परिवार को सावधान करने की हिदायत दे रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। आप ज्यादा ध्यान रखिए। मैं आपको ओमिक्रॉन BF.7 के लक्षण के बारे में बताना चाहता हूं। क्या है इसके खास लक्षण, कैसे इसको पहचान सकते हैं। लगातार खांसी, अगर आपको लगातार खांसी है तो इसके लक्षण हो सकते हैं। सुनने में आपको दिक्कत हो रही है, आपके छाती में दर्द हो रहा है, कपकपी लगना, स्मेल में बदलाव आना, इसका मामला हो सकता है। अगर ये लक्षण आपको हैं तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। और इस पूरे मसले पर कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाता हूं। ये जो नया वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स हैं। अभी साइंटिस्टों ने 2 नए सब वेरिएंट्स डिटेक्ट किए हैं, जिसमें BA.2.75 एंड BJ.1 है। ऐसा देखने को मिला है कि जो BJ.1 और BA.2.75 जो कि सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन वायरस के, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये ओमिक्रॉन वायरस के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी और तेजी से फैलता है। इसकी इन्फेक्टिविटी ओमिक्रॉन वायरस से ज्यादा है। इनिशियली सिम्टम्स जो कोविड के इस बार देखने को मिल रहे हैं, ये हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है। फीवर 101 और 100 के आसपास रहता है। साथ में थ्रोट पेन, बॉडी पेन, हल्का खांसी होना और लिथार्जिक होना, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ये लगभग 3 to 5 डेज में सेटल हो जाता है। जैसे ही आपको कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण नजर आए, तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, सतर्क रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से वक्त मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल करें। जो भी अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कोरोना के फिर से शिकार हो गए हैं, इसलिए अपना ध्यान कीजिए। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा ऋषि सुनक एक बार फिर से प्रधानमंत्री की रेस में है, कैसे, पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। युद्ध खत्म होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। रूस अब यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। भविष्य में और भी बड़े हमले होने के आसार हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने
यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पुतिन पर सख्ती के संकेत दिए हैं। संकेत साफ है, यूक्रेन में तबाही अभी थमने वाली नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। रूसी कब्जे वाले 4 क्षेत्रों में लगाया मार्शल लॉ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय छात्रों को जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह। यूक्रेन में स्थिति और बिगड़ने की है आशंका। जो बाइडेन का पुतिन पर तंज। पुतिन यूक्रेनी नागरिकों के साथ कर रहे क्रूरता। रूस और यूक्रेन में जंग और खतरनाक हो गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस अब यूक्रेन पर लगातार और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लगाया मार्शल लॉ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया है। रूस ने जिन 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाया है वे हैं डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़पोरिज़िया। इन 4 क्षेत्रों में अब यात्रा और सार्वजनिक समारोह पर सख्त सेंसरशिप लागू हो गई है। आपको बता दें कि रूस ने युद्ध के बीच इन 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया था और इन्हें रूस में शामिल करा लिया था। पुतिन ने अपने टीवी संबोधन में कहा कि डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़पोरिज़िया के रूस में शामिल होने से पहले वहां मार्शल लॉ लागू था। अब हमें रूस के कानून के हिसाब से इन इलाकों में नई व्यवस्था बनानी है। इस कानून को जल्द ही रशियन फेडरेशन काउंसिल के पास भेजा जाएगा। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्शल लॉ लगाने को लेकर एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूस अब इन इलाकों में अपने नेताओं को कमान सौंपने के बाद अपने 60,000 लोगों को बसाने जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ रूस के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि इन चारों इलाकों को रूस अभी पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया है। यहाँ उसे यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है। सुरक्षा परिषद की अगली बैठक में इस कानून पर चर्चा की उम्मीद है। चलिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले और भविष्य में बड़े हमले करने के 4 अहम कारण क्या हैं। पहला कारण, क्रीमिया ब्रिज पर ब्लास्ट। यूक्रेन रूस के बीच हालात अब और पेचीदा होने लगे हैं। पिछले दिनों क्रीमिया पुल ब्लास्ट के बाद से ही रूस बौखलाया हुआ है। रूस ने 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तक लगा दिए हैं। वहीं रूस ने हाल के समय में यूक्रेन के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसी बीच रूसी सैन्य शिविर पर हमले के एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि उनके देश की सेना के साथ नाटो सैनिकों की टकराहट से वैश्विक तबाही होगी। दूसरा कारण, यूक्रेन की नाटो सदस्य बनने की लगातार कोशिश। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर रूस ने हाल के समय में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने कहा कि यूक्रेन जानता है कि अगर वह नाटो में शामिल हुआ तो ये इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। तीसरा कारण, युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान। यूक्रेन से रूस 24 फरवरी से लगातार जंग लड़ रहा है। लंबी लड़ाई से रूस की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। कुछ जानकारों की माने तो रूस ने अभी तक अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। पारंपरिक हथियारों से ही वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। लेकिन उसे ये पता है कि जो देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं उन देशों पर पश्चिमी देशों का दबाव है। चौथा कारण, सैनिकों की हताशा। रूस के सैनिक लगातार जंग से हताश हो गए हैं। ऐसे में नए सैनिकों की जरूरत के लिए पुतिन ने हाल ही में नए और युवा सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया था। इसके बाद से ही रूस में युवाओं में खलबली मच गई है। ऐसी परेशानियों के बीच रूस चाहेगा कि वो आने वाले समय में बड़े हमले करके इस जंग को निर्णायक मोड़ दे।
भविष्य में रूस यूक्रेन के बीच बड़े हमले को देखते हुए भारत सरकार फिर से अलर्ट हो गई है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी। यूक्रेन में लगातार रूसी हमलों और 4 प्रांतों में मार्शल लॉ लागू होने के बाद भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है, यूक्रेन में हाल के हमलों को देखते हुए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन की यात्रा ना करें। छात्रों सहित जो भारतीय यूक्रेन में रहते हैं वे जल्द से जल्द यूक्रेन से निकल जाएं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था तब भारत ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन गंगा अभियान चलाकर बहुत सारे भारतीयों को वहां से रेस्क्यू किया था। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और सुसाइड ड्रोन हमले तेज किए हैं। ऐसे में बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी चली गई है। रूस लगातार आक्रामक रुख दिखा रहा है, वहीं यूक्रेन भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देश उसे रक्षा उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि यूक्रेन में स्थिति और बिगड़ सकती है। बाइडेन का पुतिन पर तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत कठिन हालात से गुजर रहे हैं और यूक्रेनी नागरिकों के साथ क्रूरता भरा व्यवहार कर रहे हैं। दोनों देशों में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है व्लादिमीर पुतिन एक कठिन परिस्थिति के शिकार है। ऐसा लगता है उनका काम यूक्रेन में केवल नागरिकों को डराने धमकाने की कोशिश करना है। अमेरिका के बयान के बाद रूस की मुश्किलों में और इजाफा हो गया है। एक तरफ लंबे वक्त से चल रहे युद्ध से रूस हलकान है तो अब सुपर पावर अमेरिका ने भी उसको सख्त लहजे में चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन से युद्ध में रूस तबाह तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती भी हो रही है। भले ही रूस ने अब तक यूक्रेन के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस युद्ध में रूस ने पाने से ज्यादा खोया है और यही एहसास पुतिन को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ब्रिटेन में सियासी संकट एक बार फिर से गहरा गया है। 45 दिनों के अंदर ही लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लिज ने 6 सितंबर को पीएम पद संभाला था। ऋषि सुनक को हराकर लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ब्रिटेन में महंगाई 7वें आसमान पर है। ब्रिटेन की जनता बेहाल है। हालात संभालने के लिए की गई लिज की तमाम कोशिशें फेल हो गई। उन्हें काफी फसीहत का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से ऋषि सुनक की चर्चा तेज हो गई है। ऋषि सुनक के आर्थिक सुझावों को याद किया जा रहा है। चर्चा यही है कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पद अब मिल सकता है। महंगाई की मार, ब्रिटिश पीएम बाहर। ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस का इस्तीफा। 6 हफ्ते में ही चली गई लिज ट्रस की कुर्सी। सबसे कम समय तक पीएम रह पाई लिज ट्रस। लगातार विरोधियों के निशाने पर थी लिज ट्रस। ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से सियासी पारा गरमाया हुआ था। वजह थी महंगाई की मार। लेकिन गुरुवार को इन सभी अटकलों पर तब विराम लग गया जब ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार विरोधियों की आलोचना के चलते 6 हफ्ते में ही लिज ट्रस को पीएम पद से हटना पड़ा। आपको बता दें कि लिज ट्रस सरकार ने हाल ही में संसद में मिनी बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने टैक्स और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे, लेकिन जल्द ही इन फैसलों को सरकार ने वापस ले लिया। अपने इस फैसले की वजह से लिज ट्रस की खूब आलोचना हुई थी। चलिए आपको बताते हैं लिज ट्रस का पीएम पद से इस्तीफा देने के मुख्य कारण। पहला कारण, वादों से मुकर गई लिज ट्रस। लिज ट्रस ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रही ब्रिटेन की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें थी।
इसकी एक प्रमुख वजह ये थी कि ट्रस्ट ने अपनी चुनावी अभियान में जनता से लोक लुभावने वादे किए थे। उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाला एक प्रमुख चुनावी वादा टैक्स में कटौती करना था। उनके इस वादे की वजह से उनकी जमकर आलोचना हुई और उन्होंने माफी भी मांग ली थी। दूसरा कारण, वित्त मंत्री क्वासी क्वारतेंग का पद से इस्तीफा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वारतेंग के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही पीएम लिज ट्रस की आलोचना होने लगी थी। क्वासी क्वारतेंग ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस के आर्थिक पैकेज में बदलाव किए जाने के बाद पद छोड़ा। वे करीब 1 महीने पद पर रहे। उनके कार्यकाल में कर में कटौती की घोषणा की गई, जिससे पौंड में भारी गिरावट आई थी। तीसरा कारण, गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन का इस्तीफा। ब्रिटेन में गरमाए सियासी पारे के बीच गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक सुएला ने बुधवार शाम प्रधानमंत्री लिज ट्रस से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इसके बाद सुएला ने बाहर निकलकर किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। कुछ देर बाद उनका इस्तीफा मीडिया के सामने आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुएला ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर तंज कसा था। उनके मुताबिक लिज सरकार जनता से किए गए किसी भी वादे को अब तक पूरा नहीं कर सकी। सुएला ने लिज के बारे में कहा था, हर गलती के लिए माफी से काम नहीं चलेगा, हमें इनकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी और लोगों को सच भी बताना होगा। आपको बता दें कि तेज तर्रार कंजर्वेटिव नेता सुएला भारतीय मूल की हैं। उनके पिता गोवा के रहने वाले थे, जबकि मां तमिल थी। चौथा कारण, सांसद वेंडी मार्टिन का इस्तीफा। वहीं ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद वेंडी मार्टिन ने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी ही पार्टी के सांसदों का एक दल उनके खिलाफ हो चुका है। पीएम ट्रस ने 23 सितंबर को बिना सोचे समझे करों में कटौती कर दी और इसका कोई इंतजाम नहीं किया, जिससे वित्तीय बाजारों में तूफान पैदा हो गया और पाउंड की कीमत गिर गई। इस संकट को और गहरा होने से रोकने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसे उड़ी इस्तीफे की अफवाह। लिज ट्रस की आलोचना के बीच ब्रिटेन में नए पीएम की खबरें भी मीडिया में उड़ना शुरू हो गई। ऋषि सुनक के नाम पर चर्चा भी होने लगी। ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दरअसल ऐसी चर्चाओं को तब हवा मिली जब एक सर्वे में सामने आया कि ऋषि सुनक अपनी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस को हरा सकते हैं। यू गवर्नमेंट के सर्वे पर पाया गया कि अगर मौजूदा वक्त में चुनाव कराए जाते हैं तो 55% लोग ऋषि सुनक को वोट करेंगे, तो वहीं 25% लोग लिज ट्रस के लिए मतदान करेंगे। सर्वे से ये बात भी सामने आई कि 83% लोग लिज ट्रस के कामकाज से निराश है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस के लिए ये हफ्ता अब तक काफी खराब गुजरा। उनकी ही पार्टी के सांसदों का एक दल उनके खिलाफ हो चुका था। माना जा रहा था कि लिज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तैयार हो चुका था। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद फिर प्रधानमंत्री बदलने की बात करने लगे थे। बोरिस जॉनसन को हटाने के वक्त भी यही कुछ हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।